अगर रुपेश जी घबराने की बात नहीं है, मैं एक पत्रकार हूँ और मेरे को अधिकार है कि यहाँ की जो भी जजमेंट है वो सीधे मैं जनता तक पहुंचाऊं। तो अगर वो 100 नंबर बुलाते हैं, पुलिस बुलाते हैं, तो उनको आई विल हैंडल एट ऑल, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए आप जो है लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, जितने भी हमारी जनता जुड़ती जा रही है, जो कि जिस प्रकार से वायरल हो रहा था कंटेंट छोटी दामनी का, उससे डबल ये वायरल होना चाहिए कि यहाँ पर इंसाफ जरूर मिलता है, सत्य जो है पराजित कभी नहीं होता। आगे की जानकारी के साथ में आपके साथ जुड़ती रहूंगी। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि आज जिस पॉक्सो के मामले पर इनको कोर्ट में घसीटा जा रहा है, उसमें आपको कोई भी बड़ा न्यूज चैनल ये न्यूज कवरेज चोर मुसेरे भाई होते हैं रुपेश। ऐसे चैनल्स ये चीज कभी नहीं दिखाएंगे। और मैं बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि अगर ऐसी न्यूज होती ना तो ब्रेकिंग न्यूज पर पूरा दिन चढ़ाई जाती कि मीडिया का सबसे बड़ा नाम, देश का नंबर 1 पत्रकार आज कोर्ट के रूम में अपना मुंह छुपाते हुए जर्नलिस्ट से भागते हुए नजर आ रहा है। कितनी शर्म की बात है कि हम विचारों की अभिव्यक्ति के राइट्स की बात करते हैं और वो जो है अपनी सच्चाई जो है एक छोटी सी जर्नलिस्ट को नहीं देना चाहते। अरे क्यों नहीं देना चाहते? किस विषय में आए हो? क्या कांड करा है तुमने जिसको भुगतने के लिए कोर्ट ने तुम्हें सम्मन भेजा है? जहां आज प्रेजेंट नहीं होते तो नॉन वेलेबल वारंट निकल जाते तुम्हारे नाम पर। अरे कांड क्या किया है दीपक चौरसिया, ये तो बता दो। अपने आपको बहुत पत्रकारिता का नया चेहरा कहते हो ना, तो कृपया करके आप ये बताइए मुझे कि किस लिए आए हैं आप और बाउंसर लेकर आते हो आप? शर्म नहीं आ रही है आपको? 9 साल बाद आज आप कोर्ट के रूम पे आए हैं, एक छोटी बच्ची जिसकी आप बात करते हो उसकी इज्जत को तार तार करके रख दिया आपने। आपने मधुर बाजार की कोर्ट में इस केस को बंद कराने की कोशिश करी। हाई कोर्ट में जाकर प्रोटेस्ट पिटीशन डालकर हमने के मनन द्वारा ये जो केस है दोबारा खुलवाया। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है दीपक चौरसिया, जीत अंजुम, और अब तुम्हें कोर्ट जाना ही पड़ेगा, हर ट्रायल को फेस करना ही पड़ेगा। भगा लो अपना नाम और लेकर आओ बाउंसर्स को। बस सच्चाई को तुम छुपा नहीं सकते। उस बच्ची ने अपना स्कूल बदला, दिल्ली का स्टेट बदला, अहमदाबाद गई वो, और अपने साथ उसको एक जो था इतनी गंदे शब्दावली से प्रस्तुत किया गया, उसको मुंह दिखाना दूभर हो गया। ये तुम्हारे कुकर्म है। और आज जब आपकी पेशी होती है तो आप बताते नहीं हो, बल्कि आप ये बोलते हो कि मैं पुलिस में फोन कर दूंगा। अरे गुंडागर्दी का देश नहीं है ये भारत देश। इसको कोई भी रिपब्लिक भारत, इसको कोई भी आज तक, इसको कोई भी इंडिया टीवी प्रस्तुत नहीं करेगा, क्योंकि इसमें नाम आया है दीपक चौरसिया का, इसमें नाम आया है अजीत अंजुम का, चित्रा त्रिपाठी का, शहीद सोहेल का। आज शहीद सोहेल जो है वो शाम को रिपब्लिक भारत में न्यूज कर रहा होता है और सुबह कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है कि मेरी तबीयत खराब है। अपने आप को पत्रकार कहते हो, अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हो, मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हो भारत देश का। आप पत्रकारिता सच्चाई की नजरें दिखाते हो पूरे देश को और झूठ बोलते हो, कोर्ट को अवमानना करते हो कोर्ट की। आप जवाब दीजिए, आपको जवाब देना पड़ेगा, वरना शहीद सोहेल भी आएगा, उस पर भी नॉन अवेलेबल वारंट्स होंगे। और ये हमारी पेड मीडिया की, फेक मीडिया की ये सच्चाई है कि इस तरह से आज कोर्ट रूम पहुंचा है दीपक चौरसिया, जो कि बाउंसर को लेकर आया है। बाउंसर को लेकर आया है कोर्ट परिसर में, जहां पर कोई किसी के ऊपर, जहां पर आतंकवादी भी आता है तो सरेंडर होकर काला कपड़ा मुंह में पहनकर आता है, और आप तो इतने बड़े पत्रकार होकर दीपक चौरसिया बाउंसर को लेकर आते हो। अरे शर्म आती है मुझे आपके नाम पर और आपके स्टेटस पर कि आज आपको इतना विचलित कर दिया एक छोटी सी बच्ची के केस ने। अरे क्या नहीं किया मैं बताती हूँ। आपने इस केस को बंद कराने के लिए कहाँ कहाँ गुजारिशें नहीं की, और कहाँ कहाँ जो आपने मधुर बाजार की कोर्ट में जो आपने बंद कराया था 2017 में इस मामले को। आपको लगा था कि 2018 में प्रोटेस्ट पिटीशन डाके के मनन के द्वारा ये रिओपन हो जाएगा मामला, और आज आप कोर्ट परिसर में पहुंचेंगे। क्योंकि लिखा जाता है और कहा जाता है कि जब पाप का घड़ा फूटता है ना तो उसमें आवाज नहीं होती। जब पाप जब धरती पर जोर मारता है, जब भगवान की लाठी पड़ती है ना, तो वो पता नहीं चलती है दीपक चौरसिया जी। तो आपने एक संत को बदनाम करने के लिए जो एक बच्ची को मोहरा बनाया था, आज मैं बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, आज उसी विषय के मैटर में कि दीपक चौरसिया कोर्ट तक पहुंचा है। क्योंकि अगर आज वो नहीं पहुंचता और अगर पिछली 3 डेटों में वो पहुंच जाता अपनी सच्चाई को बताने, जो कि वो नहीं पहुंचे, तो आज कोर्ट उनके लिए नॉन अवेलेबल वारंट मतलब हथकड़ियों से पकड़ते हुए उनको जेल में जाकर कोर्ट की अवमानना के सिलसिले में, एक तो जो उन्होंने केस किया वो अलग, और जो कोर्ट की अवमानना करी उसके सिलसिले में नॉन अवेलेबल वारंट उनके लिए जाहिर होते। तो आज जब बिल्कुल उनके सर पर पड़ गई और जब आज उनको पता चला कि आज का ना आना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित होगा, तो वो कोर्ट में बाउंसर्स को लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन जब अपने पर पॉक्सो दर्ज होता है तो बाउंसर्स को लेकर पहुंच रहा है। अरे ये उसी छोटी बच्ची का न्याय का मामला है दीपक चौरसिया, जिस न्याय की गुहार आप आसाराम बापू पर जब बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था तो आपने उस बच्ची के लिए न्याय के लिए पूरे विश्व में आवाज लगा दी थी।
और गुंजा दिया था मामले को। तो मैं गुजारिश करती हूँ कि आज एक छोटी सी बच्ची को 9 साल बाद न्याय मिल रहा है, इस तरह भागना आपको शोभा नहीं देता है दीपक चौरसिया। जिस पॉस्को एक्ट की दोहाई देकर संतासा रामजी बाबू को 1 दिन की 9 साल में जमानत नहीं दी गई, आज वही दीपक चौरसिया के ऊपर जब पॉस्को एक्ट लगता है, इस भारत के तमाम पत्रकारों के ऊपर जब पॉस्को एक्ट लगता है, तो 9-9 साल तक खुले कुत्ते की तरह घूमते हैं ये लोग और जनता के लोगों को पागल कुत्ता बन के काटते रहते हैं, तो भी कोर्ट इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। पॉस्को एक्ट लगने के बाद भी इनको 9 साल तक समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए, कुत्ता बनकर लोगों को काटने के लिए 9 साल तक संविधान तो वैसे इजाजत नहीं देता, लेकिन न्याय प्रणाली इनको छोड़ के रखती है। उसी पॉस्को एक्ट में, जिस पॉस्को एक्ट में न्यायालय खुद बोलती है कि हम 1 दिन की जमानत नहीं देंगे, भले ही वो आसाराम बापू को 9 साल में 1 दिन की जमानत नहीं देती है, लेकिन उसी पॉक्सो एक्ट में कई लोगों को छोड़ देती है। और दीपक चौरसिया ऐसे काले कारनामे करने वाले लोगों को तो 9-9 साल तक खुला छोड़ के रखती है। 9 साल के बाद उसे ऐसा ध्यान आता है कि भाई कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा घल रहा है, संविधान की हम खुलेआम बाट लगा रहे हैं, इसी कम इसको कैसे भी करके एक बार बुलाया जाए। तो 9 साल के बाद ये खुले जो इस तरीके का अत्याचार करने वाले काले रूपी मीडिया के धब्बे लोग आज यहाँ पर आते हैं। 9 साल की वजह से हमारे साथ कामनी जी जुड़ गए हैं। कामनी जी, वहाँ के हमको ताजा हालात बताइए। देख सकते हैं इस समय वही के ताजा हालात के लिए मैं फिर से आपको नीचे लेकर आ चुकी हूँ। बहुत बड़े पत्रकार जो कि दूसरे को सीधा क्लीन चिट या दूसरे को गुनहगार जो है अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से ही कर देते हैं, मतलब उनको प्रशासन पर या न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। जो शब्द है, चाहे वो किसी संत के लिए बोले जाए या किसी व्यक्ति के लिए बोले जाए, वो सीधा ही उनको क्लीन चिट दे देते हैं, उनकी बातों को वो कर लेते हैं। आज वो भी देखिए, आज उनका जो मीडिया स्तर है, जो एंकरिंग है, वो कुछ काम नहीं आ रही है। ये वही न्यायिक व्यवस्था है जिसके ऊपर लोगों को संदेह होता है। हम वही गुरुग्राम के सेशन कोर्ट में है। दीपक चौरसिया जी से बात हुई और उनके साथ साथ लेटेस्ट अजीत अंजन सहित 4 लोग यहाँ पर आ चुके हैं जो कि कोर्ट रूम नंबर 12 में है ऊपर। मैं उनके पास गई, मैंने उनसे बातचीत की। वीडियोस तो आपने देखी ली होगी, मैंने आपको भेजी थी कि किस प्रकार से जो सुप्रतिष्ठित पत्रकार, हमारे गणमान्य अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार हमारे दीपक चौरसिया जी खुद एक कोर्ट रूम के बाहर न्याय के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनको न्याय दे, जो कि सीधा जो है टेलीविजन पर ही लोगों को बता देते हैं कि कौन गुनहगार है और कौन साफ है। उन्होंने मुझे कहा कि आप पत्रकार हो, चाहे कुछ भी हो, 100 नंबर पे मैं आपकी कंप्लेन करवा दूंगा। मैंने कहा सर आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रही हूँ कि आप मेरी कंप्लेन करें, बिकॉज आई हैव अ राइट ना कि मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ये मेरा अधिकार है, जनता मेरे विचारों को सुनने के लिए बैठी हुई है, तो मैं तो अपना काम कर रही हूँ। तो वो चले गए, भाग गए यहाँ से। वीडियोस में फिर से आपको भेजती हूँ भागते हुए कि उनकी वो चले गए, कोर्ट रूम नंबर के बाहर बैठे हुए हैं और अपने बाउंसर को सुरक्षा के लिए बाहर खड़ा कर रखा है कि लड़की कहीं अंदर ना आ जाए, बिकॉज उन्हें नहीं पता कि मैं पत्रकार हूँ और मुझे पता है मैं कोर्ट रूम में एंट्री नहीं मार सकती। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि सर कब बाहर निकलेंगे और मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे पाऊंगी। पहले तो उन्होंने मेरा फोन छीना, मेरा फोन का कैमरा भी तोड़ दिया है। मैं आपको इसकी भी फोटो खींच के भेजूंगी। और उसके बाद मुझे धमकी दी कि 100 नंबर पर मेरी कंप्लेन कर देंगे। आपका फोन छीना गया? हाँ, वीडियो भेजी है मैंने आपको, जो फोन छीना गया है मेरी, उसकी वीडियोस मैंने आपको भेजी है। जो 100 नंबर पे वो मेरी कंप्लेन कर रहे हैं, उसकी भी वीडियो मैंने आपको भेजी है। लास्ट के 10 सेकंड सुनेंगे तो क्लियरली वो कह रहे हैं कि फोन छीनो इनका, 100 नंबर पे कॉल करो इनका। वो छीना झपटी की वीडियोस भी मैंने आपको भेजी है। अजीत अंजन जी भी आ चुके हैं ऊपर में, उनसे भी बात करेंगे और सीधे अपडेट आपको देते रहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो पत्रकारिता का दमन होता है ना, किस प्रकार से बड़े जो पत्रकार होते हैं वो किस प्रकार से वो करते हैं, उस चीजों को भी मैं आपको क्लियरली देते रहूंगी। तोड़ दिए गए हैं, वो हमारे पास वीडियोस अभी आ रहे हैं, वो भी हम आपको वीडियोस दिखाएंगे। किस तरीके से गुंडा राज जिसे हम बोला जाता है वो तो कायम था ही इनके माध्यम से, और आज ये लोग कोर्ट के अंदर भी किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं पत्रकारों के बीच में। जो पत्रकार आज रखेल बने पड़े हैं, स्टीम मीडिया से खुलेआम बोल सकते हैं, जिनके आज पेट का पानी नहीं गिर रहा है, मुंह में टैप लगा हुआ है, तमाम चीजों को देखते हुए वो तो कुछ नहीं बोलेंगे। जमीनी लेवल में काम करने वाले पत्रकार जो वहां पर रिपोर्टिंग करने गए थे, उनके मोबाइल छीन लिए गए हैं और कईयों के मोबाइल तोड़ने की यहाँ पर बातचीत आ रही है। तो हम दोस्तों वो वीडियोस भी आपको दिखाएंगे। अजीत अंजुम देखिए कोर्ट से निकलते हुए, देखा नहीं आपने?
देखिए, अरे चलो सर अब तो बता दीजिए क्या मामला था। आज कोर्ट में कैसे आना हुआ आज आपका? जनता जानना चाहती है, क्या बात है? आप ऐसे किसी का जवाब नहीं देंगे तो क्या जवाब मिलेगा नहीं क्या? चित्रा मैम, आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ मैम? जवाब दे दीजिए। सर बताइए ना, हम भी जानना चाहते हैं आखिर कौन से केस में इतने बड़े मीडिया की आज पेशी हो रही है। कुछ तो जवाब दीजिए सर, बिल्कुल बेशब्द हो गए। टीवी पे तो चिल्लाते रहते हैं, पै 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 पै, अब तो आवाज नहीं निकल रही किसी की। प्लीज बताइए मैम, आपकी तो हम फैन फॉलोइंग है, हम जानना चाहते हैं आप कैसे आए आज कोर्ट में। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे? प्लीज आंसर। आज नहीं बोलेंगे ये। चित्रा मैडम कैसे आना हुआ यहाँ? Come on, let's disclose the case, right? What's happening in this matter? What brings you here today? दीपक सर, इतनी जल्दी मत जाइए ना, प्लीज टेल us about what brings you here today. Ma'am, please tell what the case is all about. We all want to know about this. Come on, you don't have any answers to any of our questions. That proves how wrong or right you are. You all are captured here, okay? छोटे बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं ये लोग। Women welfare की बात करते हैं, छोटे बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को कैसे एक्सपोज करते हैं टीवी में। देख लीजिए इनका असली चेहरा। छोटे बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं ये लोग। वैसे टीवी बोलते हैं बहुत बड़े बड़े शब्दों में, छोटे बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं ये लोग। अपने बच्चों को कैसे एक्सपोज करते हैं टीवी में। देख लीजिए इनका असली। सर जर्नलिज्म की बात नहीं है मैडम, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप किसी से कोर्ट रूम में मैं नहीं हूँ सर, मैं चैम्बर में हूँ। आप तो मैं यहाँ पूछ सकती हूँ, कोर्ट रूम में नहीं जा सकती। आप बताइए सर क्यों आए हुए हैं सर? आप बता दीजिए मैडम। मुझे तो पता है, मुझे पता है, तो मैं सर के मुँह से जानना चाहती हूँ। तो आप कह रहे हैं फैमिली मैटर है, क्या मैटर है बता दीजिए। पर्सनल मैटर पे नहीं आए। We are within our rights not to answer. जबरदस्ती बोले जा रही है। नहीं सर, मैडम मैं जबरदस्ती। अरे सर आप ये हाथ क्यों लगा सकते? एक मिनट नहीं, वो उसको ब्लॉक कर सकता है। क्यों ब्लॉक क्यों कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों कर सकती है मैडम? फोन दिखाओ। मैं 100 नंबर पे फोन कर दीजिए। वो बातें मैं नहीं बोलूंगी आपको, वो बातें मेरी वीडियो बोलेगी आपको। किस प्रकार से उनके चेहरे पर जो शिकंज था और जिस प्रकार से वो डरे हुए हैं, आपने वीडियो देखी, रुपेश जी वीडियो भेजी थी मैंने आपको, तो वो शिकंज आपको बताएंगी। बार बार रुमाल से साफ करना और एक भी क्वेश्चनिंग का रिप्लाई नहीं देना और बार बार कहना ये न्यूज वायरल हो जाएगी, तुम बैठ जाओ। अपनी महिला साथी को वो बोल रहे थे इस तरीके से। आई डोंट नो वो कौन थी। तो कहीं ना कहीं लगता है ऐसा कि हाँ बहुत परेशान है, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित है अभी इस प्रकरण को लेकर के। तो वो लगता है मुझे। जब ये नाबालिग का वीडियो वायरल कर रहे थे तब इनको ये बातें याद नहीं आ रही थी। तो उस इन्वेस्टिगेशन के पत्र पर बिना साइन किए धमकाते हुए पुलिस के लोगों को जाते हैं और उसकी वजह से एक और चार्जशीट पे धारा तय होती है। तो सोचा था कि 2018 में जब ऐसे करोगे तो 2022 में आपको जो है कोर्ट रूम के दरवाजा खींचते हुए आपको लेकर आएगी कोर्ट। तब ये सोचा था आपने, जबकि छोटी बच्ची की इज्जत को तार तार करके रख दिया था। सोचा था कि एफएसएल की जांच की रिपोर्टें खरीद लूंगा, बड़े बड़े मेरे नेताओं से मेरे संबंध हैं, बड़े बड़े मेरे जो है रसूखदारों से मेरे संबंध है। सब सोचा नहीं होगा कि पटका बांधकर मुझे भी आना पड़ जाएगा गुड़गांव के कोर्ट रूम में। सर अजीत अंजुम दी और चित्रा त्रिपाठी जी मेरे सामने का ध्यान है 7 मई को। कोमल जी, इनको अभी भी गर्व है कि इनके बल पर ये लोग कॉलर ऊंची करके अपने बाप दादाओं के बल पे घूमा करते थे ना। आज वो देखो चित्रा अंजुम बोल रही है, फ्लाइंग किस दे के लोग अपने सेलिब्रिटियों को बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ और चेहरा ढक के रखा है। तो ये क्या है सब? ये किसके बल पे उचक रहे हैं? इनके बाप दादा कौन है, किनके बल पे ये कॉलर ऊंची कर रहे हैं? मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये जिनके बल पर उछल रहे हैं और जिनका नाम ले रहे हैं और जो बड़े हामियां भरते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदुत्ववादी की बात करते हो, अगर संस्कारों की बात करते हो, अगर आप हिंदुत्ववादी की रिपोर्टिंग करते हो और उसके बाद आप जो है फ्लाइंग किस देकर और थम्स अप कर जो है कोर्ट रूम से निकल रही हो, असली थम्स अप चित्रा त्रिपाठी जी तब होगा जब आप बोलोगे कि आपने ऐसी न्यूज क्यों चलाई, किस कारण चलाई, किस बात से विवश होकर आपने चलाई कि आपको पीछे से बोला गया था कि संत आसाराम जी को गलत पिक्चर लाइट में दिखाना है,
उनको संस्कृति का रक्षक नहीं, संस्कृति का भक्षक बनकर जो है पूरी जनता के आगे, भारतवासियों के आगे प्रेजेंट करना है। आपको उसके लिए फंडिंग दी गई थी क्या? जो आप उसकी एक सिर्फ मोहरा थी, क्योंकि आपने तभी तो आपने दिखाया। लेकिन अगर आप खुद पे आपका केस होता है तो आप भागते हुए नजर आते हो। हिम्मत है, थम्स अप तो असली तभी होगा ना रुपेश। अगर ये बोले कि ये चीज हमसे हुई है, हमसे गलती हुई है, असली थम्स अप तो तभी होगा, क्योंकि आप मेरी और आपकी तरह नॉर्मल लोग नहीं हो। आप बहुत बड़ी पढ़ी लिखी, कम से कम एमए करी हुई जर्नलिज्म में, बीए करी हुई, आप करे हुए, आप इतने बड़े पद पर पहुंची हो, आप दुनिया को सच्चाई का चेहरा दिखाती हो, और अपने से झूठ जो है, झूठ का व्याख्यान बता रही हो लोगों को। शोभा नहीं दे रहा है चित्रा त्रिपाठी, शोभा नहीं दे रहा है अजीत अंजुम जी। बहुत बड़े बड़े नाम हो आप इंडिया के, तो कम से कम आज तो मौका लग गया है। आज तो आप घसीट कर आ ही गए हो कोर्ट रूम में। पिछली बार का व्याख्यान बताती हूँ, 7 मई को अजीत अंजुम जी कोर्ट में मौजूद थे और मैं कोर्ट के बाहर ही खड़ी थी। तो सेलिब्रिटी है, जाना पहचाना चेहरा है और चार्जशीट पे नाम दर्ज है, तो कोई बड़े बड़े जो लोग होंगे वो आकर इनको देखकर प्रभावित हो गए और इन्होंने कोर्ट रूम में देखा तो समझ गए कि किसी ना किसी दुष्कर्म के कारण प्रेजेंट हुए हैं, जिनका ट्विटर पे अकाउंट बहुत आगे रहता है, फैन फॉलोइंग बहुत आगे रहती है, तो पिक्चर्स खींचने लग गए इनकी। तो बड़े आराम से अजीत अंजुम ने कोर्ट के दरवाजे को बंद कर दिया ऐसे। तो उसके बाद ना मैंने जाकर वो कोर्ट का दरवाजा तो था खोल दिया, क्योंकि हमारी जो न्याय प्रणाली है वो सबके लिए न्याय बराबर देती है, चाहे वो एक गरीब हो, चाहे फटे हाल गरीब हो, चाहे एक बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो या इनके जैसा बड़ा रिपोर्टर हो। तो मुझे बोलता है कि प्लीज डोंट ओपन द डोर ऑफ द कोर्ट रूम बिकॉज दे आर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ माइन, सो प्लीज डोंट ओपन द डोर। तो मैंने बोला सर, इफ यू हैव डन समथिंग लाइक दिस एंड योर नेम इज ऑन द चार्जशीट देन योर पिक्चर्स विल बी टेकन बिकॉज यू आर योरसेल्फ अ रिपोर्टर, और आप तो खुद ही एक रिपोर्टर और बोलते हो कि सच्चाई जानना हमारे देश का हक है। तो आज जब आपकी सच्चाई जानी चाहिए तो आप कोर्ट के दरवाजे बंद कर रहे हैं। इट्स नॉट योर पर्सनल रूम, इट्स नॉट योर बेडरूम, सो यू आर क्लोजिंग द डोर ऑफ द कोर्ट रूम। बेटर यू गो एंड गिव योर एविडेंसेस टू द कोर्ट रादर देन कीप क्लोजिंग ऑफ द डोर ऑफ द कोर्ट। तो मेरे ऊपर तमाचा तो उस दिन भी पड़ा था, आज भी पड़ा है। सुबह सुबह जल्दी आते हैं ताकि हमें कोई देखे ना, हमें कोई पहचाने ना, और 10 बजे ही हम अपनी कोर्ट की हियरिंग्स को पहुंचाकर फटाफट खत्म कराकर हमारी टीआरपी कम ना हो, हमारी फैन फॉलोइंग कम ना हो। लेकिन जब आप इस तरह से दुष्कर्म करते हो और गलत काम करते हो और अपनी सस्ती टीआरपी को बढ़ाने के लिए जब एक संत की निंदा कर उसको इस तरह से हैवानियत रूप में प्रकट करते हो और उसका इस तरह से मीडिया ट्रायल करते हो, क्योंकि आपने कभी आज तक उनके 25 साल से 50 साल से जो उनके अच्छे कार्य चले वो तो कभी आपको दिखाना याद नहीं रहा। जब सलमान खान पे केस होता है तो आप बोलते हो कि जरूर कुछ हुआ है, रोड रेस में उस आदमी की जान गई है, पर पिछले 30 सालों से बीइंग ह्यूमन जैसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम भी तो कर रही है। अगर उनको जेल हो जाएगी तो उनके फैंस क्या करेंगे? अगर उनको जेल हो जाएगी तो वो जो इतना बड़ा जो अच्छे काम चल रहे हैं बीइंग ह्यूमन के, वो काम रुक जाएंगे। तब आपकी रिपोर्टिंग का एंगल बदल जाता है, क्योंकि वो सलमान खान होता है, क्योंकि वो संजय दत्त होता है, क्योंकि वो संत आसाराम बापू नहीं होता ना, जिसने कभी भी अपने लिए जो था तुम्हारे को पैसे नहीं चढ़ाए, जिसने कभी भी ये नहीं बोला कि मैंने जो गायों को कटने से रोका, मैंने जो बाल संस्कार केंद्र चलाए, जो मैंने नशा मुक्ति अभियान चलाए, जो मैंने अच्छे संस्कार दिए हमारे बच्चों पर, उसको तुम कभी टीवी में प्रसारित करो। उसके लिए तुम्हारे पास कभी फंड नहीं दिया ना। इसलिए सलमान खान जब कोर्ट पहुंचता है तो आप ये बोलते हो कि उसकी माँ रो रही है, अर्पिता रो रही है जिसको उसने गोद लिया है, तो बहुत गलत हो जाएगा, बीइंग ह्यूमन जैसी संस्था रुक जाएगी। क्या आसाराम बापू के जो इतने भक्त जो हर एक पूनम में बिना पानी देखे जल को ग्रहण नहीं करते थे, गुरुदेव को देखे, क्या उनके आंसू आपको नजर नहीं आते हैं? क्या उनके आंसू पत्थर के आंसू हैं? आप पूछना चाहती हूँ मैं इस समाज से, क्या उनके आंसू जो है वो खराब आंसू है? और एक सलमान खान के फैंस के आंसू जो होते हैं सही आंसू होते हैं, जो रिपोर्टिंग ऑफ एंगल बदल जाता है प्रिंट मीडिया का। मेरी वाणी जरूर तेज हुई होगी, लेकिन मेरी वाणी में साधकों के दर्द भी झलक रहे हैं, जो साधक पिछले 10 साल से रो रहे हैं, जिन्होंने अपने गुरुदेव के दर्शन नहीं किए हैं, जिन्होंने अपने गुरुदेव को एक झलक तक नहीं पाई है, जिनके गुरुदेव के अच्छे कार्य कभी आपको नजर नहीं आए हैं, लेकिन बीइंग ह्यूमन रुक जाएगी। उस बात से रातों रात कोर्ट खुल जाती है और सेशन कोर्ट बोलता है कि इसको आप 8 साल की सजा दो, तो हाई कोर्ट रातों रात उस कोर्ट के दरवाजे को पलट देता है, उस फैसले के दरवाजे को, और बोल देता है कि नहीं दे सकते हम इसको छोड़ दिया जाए, केस चलेगा पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि मीडिया ट्रायल नहीं हुआ इस वजह से। और जो मीडिया ट्रायल आपने किया, जब आसाराम बापू कोर्ट पहुंचे, जब उनकी बेल लगी,
जब जब आपने कोटे बिछा दी और उनका मीडिया ट्रायल किया, तो जब आप पर मीडिया आ रहा है, आप पर केस आ रहा है, वही पॉक्सो, तो आप चुप हो जाते हैं, आप मुंह छुपाते हुए नजर आते हैं। क्या देश का कानून जो है वो अंधा नहीं है? वो एक गरीब को भी वही फैसला देगा और एक वो अमीर को भी वही फैसला देगा। मान लिया आप रसूखदार हो, लेकिन आज आप कोर्ट पहुंच गए हो, आज संविधान की विजय का दिवस है। अभी अभी बिल्कुल आ रही है जी आ रही। मुकेश जी, मैं लास्ट सवाल फिर से इस विषय में हम डिस्कशन करेंगे। अभी क्या है, जो अपना रात का समय होगा, जो प्राइम टाइम, उस पर भी डिस्कशन होगा। आज ये काफी बड़ी सफलता का सब्जेक्ट है। मुकेश जी, मैं आपसे एक ही बात यहाँ पर फिर से पूछना चाहूंगा कि देखिए, काफी लोगों का एक अथक प्रयास रहा, जिस कारण से ये लोगों को आज इस तरीके से आज यहाँ पूरी गैंग बनाकर ये लोग आए कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव लोग हैं और जो चाहते हैं सत्य के साथ खिलवाड़ जो हुआ है उसके प्रति न्याय हो, तो उन लोगों को उभर के सामने आना चाहिए। मैं इस विषय में आपसे एक बार और संदेश लेना चाहूंगा। उसके बाद फिर से दर्शकों को हम बता दें कि शाम को हम फिर से मिलेंगे और नए मेहमानों के साथ, नई एनर्जी के साथ। जी बताएं मुकेश जी। जी, इसमें एक विचारणीय विषय मेरे दिमाग से ये आ रहा है, सबसे हम सबके लिए विचार का ये विषय है कि जो दैत्य विचार के लोग हैं वो संगठित हो जा रहे हैं। अभी देखिए, जैसे कि ये इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, ये यदि आज कोर्ट का धक्का खा रहे हैं, कोर्ट में चप्पल घिस रहे हैं, तो यहाँ पर यदि उनको एक्सपोज किया जाता, वो प्रेजेंट किया जाता मीडिया के माध्यम से, तो उस मीडिया की भी टीआरपी बढ़ती। लेकिन वो सभी मीडिया आज उनके साथ खड़े हैं। आज उन्होंने गलत किया है, लेकिन उनके साथ ही जो मीडिया वाले हैं वो उनकी बदनामी नहीं कर रहे हैं, वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, वो उनके गलत काम में भी उनका सहयोग कर रहे हैं। उसी जगह पर जब हमारे किसी हिंदू संत को बदनाम किया जाता है, तो हमारे हिंदूवादी संस्थाएं उनके साथ देने के बजाय उनके विरोध में वो भी खड़े हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारे संगठन की कमी है। जो दैत्यवादी विचार वाले हैं वो एकजुट हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो आध्यात्मिक विचारधारा वाले हैं, जो हिंदूवादी संस्कृति वाले हैं, वो एकजुट नहीं होते हैं। इसी कारण जो दैत्य विचार वाले हैं वो हम पर हावी हो रहे हैं। तो जरूरी है कि हम सभी संगठित हों और जो सकारात्मक विचार वाले हैं वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चाहे संगठित होकर अपने अपने बातों के माध्यम से, यथायोग माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से, या अपने जो संपर्क के संगठन बल हैं उनको जागृत करते हुए एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जिस तरह कुछ लोगों ने अथक प्रयास किया और आज यहाँ तक सफलता प्राप्त किए हैं, तो हम सभी मिलकर यदि अपने हिसाब से यदि प्रयास करते हैं तो जरूर उस यज्ञ में हमारा भी सहयोग रहे और हम इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू जो संस्कृति सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है, उस सुरक्षा कवच को फिर से हम सबके बीच लाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम ये हो सकता है, ये माध्यम बन सकता है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि यदि दैत्य शक्ति वाले संगठित होकर अत्याचार कर सकते हैं, तो हमारे आध्यात्मिक विचारधारा वाले, हिंदुत्व वाले संगठित होकर अपने संस्कृति की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सत्य की विजय तो होनी ही है, पर देर क्यों हो, उसके लिए संगठित होना अति आवश्यक है। कोमल जी, मेरी आवाज आप सुन रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। काफी लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि आपका जो अथक प्रयास रहा और अभी हम लोग भी आपके साथ हैं और फिर से इसको हम तेजी से आगे इन मुहिम को लेके जाएंगे, जिससे कि इन अत्याचारियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हम देख सकें। तो कोमल जी, फिर से नई ऊर्जा के साथ आपसे हम फिर से मिलेंगे, क्योंकि अब तो लड़ाई जारी रहेगी और जो सत्य के पक्ष में जो आवाजें उठाना है वो भी हम लोगों का जारी रहेगा। तो फिर से मिलेंगे नई एनर्जी के साथ और हमें दीजिए इजाजत। दर्शक भी इजाजत मांग रहे हैं। तो कोमल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, फिर से मिलेंगे नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।